रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum. Hope that you all are doing well. After CSS basics and precis writing, I am going to tell you how to sail through English essay paper. Let's start. English essay paper in CSS exams is considered a really hard nut to crack, as a vast majority of candidates fail this very paper. It might be surprising to some that even those who get excellent marks in English, precis and composition paper flunk the essay paper, क्योंकि essay की कुछ अपनी डिमांड्स और अपनी ही टेक्निकलिटीज़ होती हैं। ऐसे के लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश के ऊपर अच्छी कमांड हो, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशंस, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस आपके अच्छे हों। पर गुड कमांड और इंग्लिश लैंग्वेज डज नॉट गारंटी यू द सक्सेस इन ऐसे पेपर, क्योंकि इंग्लिश पर काम करना बेहद ज़रूरी है। पर अगर आपको ऐसे में दिए गए टॉपिक्स के ऊपर कोई जान पहचान, कोई मालूमात, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो आप सिर्फ इंग्लिश में ऐसे नहीं लिखते। आपको वैलिडेट करना पड़ता है उस टॉपिक को, आर्ग्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, एविडेंसेस देने पड़ते हैं और एग्जांपल्स देने पड़ते हैं। आप अपना ओपिनियन देते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि an essay is a say why and what you say। सबसे पहले contents, essay writing basics, how to go through it, English plus grip on topic, examiners report। ये examiners की जो रिपोर्ट है वो मैंने JWT के स्पेशल सप्लीमेंट में से ली थी, जिसमें CSS 2014, 16, 17 तक के एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स हैं। उनके रिपोर्ट ओवर ऐसे स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। CSS itself is really a hard nut to crack, और CSS एग्जाम में ऐसे भी इज़ हार्ड नट टू क्रैक। ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले आपको पैराग्राफ लिखना आना चाहिए। पैराग्राफ से पहले यू मस्ट नो हाउ टू राइट ए करेक्ट सेंटेंस। आपको सेंटेंस लिखना आना चाहिए, उसके बाद पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मेक्स एन ऐसे। उसके बाद ऐसे लिखना जब आप शुरू करते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आउटलाइन सबसे पहले बनानी पड़ती है, क्योंकि आउटलाइन इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ योर एसे, जिसको देखकर आप पूरा ऐसे तश्कील देते हैं, पूरे आप अपने ऐसे को शेप देते हैं आउटलाइन देखकर। आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन में सबसे पहले लिखना होता है आपको टॉपिक सेंटेंस के बाद आप कोशिश करें कि एक पैराग्राफ मैक्सिमम 12 लाइन्स का हो। मैक्सिमम 12 लाइन्स, या अगर आपने सेंटेंसेस बड़े लिखे तो 15 लाइन्स, और कोशिश करें कि 12 लाइन्स ही हो। और ये भी कोशिश करें कि सेंटेंसेस लंबे ना हो, छोटे सेंटेंसेस हो जो कि इजी टू हैंडल हो। उसके बाद बॉडी, जिसमें आप अपने एविडेंसेस, अपने ओपिनियंस और जो भी चीज़ें आती हैं, एग्जांपल्स होती हैं, ऑथेंटिकेटेड इंफॉर्मेशन होती है, या आपने कोई भी वाइड रीडिंग की हुई हो, रेफरेंसेस देने पड़ते हैं आपको।
क्योंकि सब्सटेंशिएट करना है ना अपने इंस्टेंस को आपने ऐसे पेपर में, कोई भी पेपर हो। इस तरह से ऐसे की बॉडी बनाएंगे आप। उसके बाद कंक्लूजन रैप अप योर ऐसे। अब आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया, आउटलाइन लिखी, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी। अब जो चीज़ें लिखी है उसी को कंक्लूड करना है आपने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी कुछ और बता रहे हो और आपका कंक्लूजन कुछ और। ऐसे फॉर्मेट बहुत ही ज़रूरी होता है ऐसे लिखने के लिए। और जो CSS में हम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं ऐसे लिखने के लिए, तो सबसे पहले आउटलाइन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, बॉडी। और जैसे हम नए पैराग्राफ की स्टार्ट लेते हैं तो वो पहले पैराग्राफ से थोड़ा मतलब जस्टिफाई करना होता है पैराग्राफ्स को हमें। उसके बाद ऐसे लिखने के लिए क्रिएटिव, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल अप्रोच ज़रूर है। इसका मतलब यू मस्ट हैव क्रिटिकल थिंकिंग। जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं वाइल अटेम्प्टिंग ऐसे पेपर, आपने क्यों लिखी वो चीज़, किस लिए लिखी, उसकी ज़रूरत क्या थी, क्या नहीं थी, इन चीज़ों को जहन में रखकर आगे बढ़ें। Outline, it will help you organize thoughts. When you research the data for your essay, you get tons of information that's hard to remember. जाहिर सी बात है, अब कश्मीर पर ऐसे आ गया था 2020 में जो मैंने अटेम्प्ट किया था। तो अब कश्मीर के लिए हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी है, बहुत सी चीज़ें। अब इमरान खान UN पहुंच गए और फिर पता नहीं कितने सेशंस हुए, शाह महमूद कुरैशी, उसके बाद 1947 से लेकर आज तक हमारी जो लड़ाई हुई है कश्मीर के ऊपर, ये सारी चीज़ें हमारे जहन में आ जाती हैं। पर याद रखें ये हिस्ट्री है, 1947 से लेकर आज तक क्या हुआ क्या नहीं, इसको सबसे पहले हमने एक समरी बनानी पड़ती है कि कश्मीर पर जो भी चीज़ें हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हुई, जैसा कि लॉकडाउन। और उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पहले उनको एग्जांपल्स और एविडेंस के साथ वैलिडेट कर दें अपने आर्ग्यूमेंट्स को। उसके बाद लीस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रखते जाएं। You will understand the information flow and will be able to structurize it accordingly. अगर आपने आउटलाइन बना ली तो आपको स्ट्रक्चर करने में अपने ऐसे को मुश्किल दरपेश नहीं आएगी, क्योंकि आपने वो चीज़ें लिखनी है जो आपने आगे ऐसे में लिखनी है। It will help you not to miss anything while writing your essay because you will have a ready manuscript of your paper. Outline is the manuscript of your paper, जिसको लिखने के बाद आप ये भूल जाएं कि आप कोई भी चीज़ भूलेंगे, नहीं भूलेंगे आप, क्योंकि आउटलाइन आपकी तैयार है। उसी के हिसाब से अपने ऐसे को आगे बढ़ाते जाएं और आखिर में कंक्लूजन लिखें। और याद रखें कि कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, हमेशा। आउटलाइन के बाद इंट्रोडक्शन। Each essay needs introduction, body, paragraphs with arguments। अब यहाँ पर लिखा हुआ है बॉडी ब्रैकेट्स में, paragraphs with arguments, मतलब body is the paragraph with arguments। In conclusion, so a general format of your essay outline will include all these components। अब आउटलाइन में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। आउटलाइन में हम सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन, उसके बाद बॉडी में जो जो चीज़ें लिखनी होती हैं और आखिर में कंक्लूजन।
Introduction. Here you will mention the topic of your essay and its thesis. As you know, essay can't live without a thesis, so a thesis statement in your outline will help you support it in each paragraph of your essay body. इंट्रोडक्शन में आप अपने essay का जो टॉपिक है वो मेंशन करेंगे एंड essay is all about thesis. Essay is thesis work. आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है, कलेक्ट करते हैं, फिर उसको अपने अंदाज से लिखते जाना. इट्स कॉल्ड थीसिस. As you know, essay can't live without a thesis. Essay can't live without thesis. Essay thesis के बगैर लिखा जा ही नहीं सकता. थीसिस स्टेटमेंट देंगे तभी आपका essay माना जाएगा, वरना जो आपने ऐसे थीसिस के बगैर लिखा वो ऐसे नहीं है. उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स. There will be paragraphs in your essay's body, so make sure to include each one in the outline. For each paragraph, write down a topic sentence with an argument relating to your thesis and mention all the support, data, facts, examples, and other evidence you will use to prove the topic sentence of this paragraph. अब सबसे पहले बॉडी पैराग्राफ्स आपने लिखे. हर पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आपको टॉपिक सेंटेंस लिखना है. टॉपिक सेंटेंस आपने लिखना है और ये कोशिश ज़रूर करें कि कनेक्टिविटी हो आपके पैराग्राफ से. इंट्रोडक्शन के बाद जब आपने बॉडी पैराग्राफ लिखने शुरू कर दिए तो आपकी बॉडी का पहला पैराग्राफ आपके इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के साथ कनेक्टिविटी रखता हो, और ऐसे ही अपने सारे बॉडी पैराग्राफ्स को शेप देते जाएं जिनमें कोहेरेंस हो और क्लैरिटी मैटर्स. विदाउट क्लैरिटी एग्जामिनर को समझने में दुश्वारी पेश आएगी कि इसने कहाँ से लिखा है, कहाँ शुरू किया, कहाँ ख़त्म कर दिया. मेक श्योर दैट यू हैव क्लैरिटी while writing essay. आउटलाइन हो गई, इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी पैराग्राफ्स भी हो गए. अब सबको रैप अप करेंगे आप अपने कंक्लूजन में. रीस्टेट योर थीसिस एंड समराइज द गोल ऑफ योर पेपर. लिख दिया आपने कश्मीर इशू पर ऐसे लिखा आपने, और उसके बाद अपनी जो थीसिस हैं वो भी दे दी, अपने ओपिनियंस भी दे दिए. अब कंक्लूड करना है उन चीज़ों को. कंक्लूजन के लिए 3 चीज़ें बहुत ही अहमियत रखनी है. समराइज ऑल मेन पॉइंट्स. सारे मेन पॉइंट्स को समराइज कर दीजिए, प्रिसाइज कर दीजिए. इसका समझ का कंक्लूजन इज द प्रेसी ऑफ योर रिटन एसे. Restate your thesis and add a call to action. What you want readers to do after reading your essay. अब आप रीडर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो अपने कंक्लूजन में लिखते हैं. कंक्लूजन भले एक लाइन का हो पर इसको छोड़ना नहीं, और ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती. हेडिंग्स दूसरे सब्जेक्ट्स के पेपर्स में आप देते हैं, ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती. पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ लिखा जाता है, पहले आउटलाइन बनानी पड़ती है, और आउटलाइन इतनी लंबी ना हो क्योंकि 3 घंटे का पेपर होता है, और उसमें अगर आप बहुत ही लंबी आउटलाइन बनाते हैं तो हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके जहन से वेनिश हो सकते हैं, गायब हो सकते हैं, क्योंकि प्रेशर होता है ना वहाँ पर पेपर के दौरान. तो कोशिश करें कि 1 पेज की आउटलाइन हो, 1 पेज की, पर आउटलाइन को इतना बाअसर होना चाहिए कि एग्जामिनर को क्यूरियोसिटी हो आगे पढ़ने की. वो आपका पूरा पेपर पढ़े सिर्फ़ और सिर्फ आउटलाइन की वजह से, पर आउटलाइन के ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं है.
अब उसके बाद पार्ट 2, इंग्लिश प्लस ग्रिप ओवर द टॉपिक। Without having a stronger grip over language, one can't write a good essay. अब आपको पाकिस्तान के इकॉनमी पर या यूएन फेलियर्स पर बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है कि क्या लिखना है, पर आप लिखेंगे कैसे जब तक आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, जब तक आपको पैराग्राफ या सेंटेंस लिखना नहीं आएगा, जब तक आपको रिलेटेड टर्मिनोलॉजी देनी नहीं आएगी, कैसे आप ऐसे को लिखेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको इंग्लिश आनी चाहिए, सिर्फ बोलना नहीं लिखना भी आनी चाहिए। उसके बाद यूज़ ऑफ करेक्ट फ्लॉलेस इंग्लिश सेव्स यू टू सम एक्सटेंट, but English does not necessarily guarantee success because you need to write arguments validated by evidences, your stance substantiated by authenticated examples, your opinion on the topic, and last, provide suggestion positively. आज ज़रूरी नहीं है कि अच्छी इंग्लिश आपको ऐसे में अच्छे मार्क्स ला दे, नहीं, आपको लिखना है। और क्या लिखना है? आर्ग्यूमेंट्स वैलिडेटेड बाय एविडेंसेस, आर्ग्यूमेंट्स देकर उसको एविडेंस सबूतों के साथ वैलिडेट कर दें। उसके बाद अपना स्टैंड से अपना ओपिनियन दें, उसको सब्सटेंशिएट कर दें ऑथेंटिकेटेड एग्जांपल्स के साथ। याद रखें, फैक्ट वही देना चाहिए जो ऑथेंटिकेटेड हो, चाहे वो किसी बुक से आपने पढ़ा हो या किसी रिसर्च पेपर से पढ़ा हो या किसी सप्लीमेंट से पढ़ा हो, उसका रेफरेंस देना चाहिए कि ये चीज़ जो आपने पढ़ी वो कहाँ से पढ़ी, किस ऑथर ने लिखी है। योर ओपिनियन ऑन द टॉपिक, यूएन फेलियर्स पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, कश्मीर इशू पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, कोरोना वायरस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, रिसेशनरी पीरियड फॉर द इकानमी ऑफ पाकिस्तान पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, गुड गवर्नेंस पर आपके क्या ओपिनियंस हैं। और उसके बाद जब कंक्लूजन आएगा तो आप कंक्लूजन से पहले आप रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि ये इशू है, ये सारा इशू था, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारे रिकमेंडेशंस देते हैं और रिकमेंडेशंस को पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद व्हाट एग्जामिनर वांट्स, ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि एग्जामिनर आपसे चाहता क्या है। सवाल को 2 से 3 मरतबा गौर व फिक्र के साथ पढ़ें, क्योंकि एग्जामिनर्स भी कुछ डिमांड्स रखते हैं एस्पायरेंट से। ये रिपोर्ट है जो कि मैंने JWT के स्पेशल सप्लीमेंट में से उठाई थी और वहाँ पर लिखा था कि राइटिंग एन एसे इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ द CSS कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। Syllabi for CSS competitive examination 2016 and onwards in its scheme of CSS competitive examination provides instruction relating to the essay paper. अब CSS 2014 से लेकर 2017 तक ये कुछ रिपोर्ट्स में मैंने पॉइंट्स लिए थे जो कि एग्जामिनर्स ने दिए थे कि वो ऐसे के पेपर में एस्पायरेंट से चाहते क्या हैं। सबसे पहले प्रॉपर बिगनिंग विथ कॉम्पैक्ट एंड एलाबोरेटेड टॉपिक सेंटेंस दैट मस्ट रिफ्लेक्ट द कैंडिडेट्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। अब जो आपने इंट्रोडक्शन में सबसे पहला सेंटेंस लिखा, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, किसी भी कैंडिडेट ने लिखा तो एग्जामिनर को ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि कैंडिडेट ने टॉपिक को पूरा समझा है कि नहीं। टॉपिक को पूरा समझकर उसके बाद टॉपिक सेंटेंस लिखें और आपका टॉपिक सेंटेंस ये रिफ्लेक्ट
करे कि आपने टॉपिक को पूरा समझा है। उसके बाद करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज खूबसूरत तभी होती है जब वो करेक्ट और फ्लॉलेस बोली जाए। यूज़ ऑफ एप्रोप्रिएट वोकेबलरी। अब जैसा कि हम इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं स्लैंग, और स्लैंग वर्ड्स तो आपने यूज़ नहीं करने ऐसे के पेपर पे या किसी भी पेपर में, चाहे वो CSE एग्जामिनेशंस हों या कॉलेज एग्जामिनेशंस हों। हमें एप्रोप्रिएट वोकेबलरी चाहिए होती है, जो कि आपको डान न्यूज़पेपर में से बआसानी मिल जाएगी। डान न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर पढ़ा करें। आपके इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, आपकी कंजेक्चरिंग डान न्यूज़पेपर से बहुत ही ज़्यादा पॉलिश हो जाती है। लिटरेरी एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस। अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस देना भी लाजमी होता है। जैसे कि आप डान न्यूज़पेपर में अगर आपने एडिटोरियल पढ़ा हो तो उसमें जो ओपिनियंस होते हैं वो ज़्यादातर इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस पर लिखे होते हैं, मतलब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस में ज़्यादा होती हैं। और इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस का काम यही होता है कि वो आपके लिखे हुए पैराग्राफ को और ब्यूटीफाई करते हैं। यूज़ ऑफ रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़े तो रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें। सिलेक्शन ऑफ रेलेवेंट थॉट्स। अब गुड गवर्नेंस पर रेलेवेंट थॉट्स क्या हो सकते हैं और सबसे अहम थॉट्स कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले और लीस्ट इम्पोर्टेंट बाद में रखें। कोहेरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल पैराग्राफ्स। आपके लिखे हुए पैराग्राफ्स में मटेरियल्स में अरेंजमेंट जो होती है पैराग्राफ्स की, उनमें कोहेरेंस होना लाजमी है। एग्जामिनर को पता तो चले कि आपने ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, एक फ़्लो में आपके पैराग्राफ्स को लिखा होना चाहिए ताकि एग्जामिनर भी पढ़ते वक्त आसानी महसूस करे। और एग्जामिनर को जब पेपर में अपने लिए आसानी पेश आए तो वो मार्क्स ज़्यादा देते हैं बनस्बत अगर आपने कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ लिख दी या कोई फैंसी वर्डिंग कर दी, तो अगर एग्जामिनर को उस वर्ड की मीनिंग ना आए तो वो डिक्शनरी यूज़ करेगा। डिक्शनरी यूज़ करेगा मतलब कि आपने उसका टाइम ज़ाया कर दिया। फैंसी वर्डिंग अवॉइड करें। अपने पैराग्राफ्स में अरेंजमेंट में कोहेरेंस लाएं ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो। कोहेजन इन डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट रीचिंग द कंक्लूजन। आप जब कोई भी आर्ग्यूमेंट डेवलप करें और उसके बाद कंक्लूजन तक पहुँचे तो उसमें कोहेजन होना भी लाजमी है। कोहेरेंस, कोहेजन दोनों ही बहुत ही लाजमी चीज़ें हैं। उसके बाद क्लैरिटी इन लैंग्वेज आइडियाज रिपीट एंड फिनिश। कोहेरेंस, कोहेजन, क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, चार चीज़ें आपके पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। चाहे वो पैराग्राफ आप ऐसे के लिए लिख रहे हो या आप वो पैराग्राफ किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए लिख रहे हो। करंट अफेयर्स हो गया, पाकिस्तान अफेयर्स हो गया, एट्सेट्रा। उसके बाद लॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अपने आर्ग्यूमेंट्स को लॉजिकली प्रेजेंट करना है आपको, जनरलाइज नहीं करना, स्पेसिफिक होकर लॉजिकल थिंकिंग करनी है आपको। उसके बाद स्टैंडर्ड साइजिंग एज पर रिक्वायरमेंट। ऐसे इसमें लिखा होता है कि 3,500 वर्ड्स का ऐसे लिखें, जो साइज़ दी हुई हो उसी साइज़ पर ऐसे लिखें। अगर 3,500 वर्ड 16 पेजेस पर ख़त्म होते हैं तो 16 पेजेस पर ही ख़त्म करें। कोई बहुत ही ज़्यादा पेजेस लिख जाते हैं, इतने ज़्यादा पेजेस कौन पढ़ेगा। एग्जामिनर के पास इतने सारी कॉपीज़ होंगी, उसका टाइम बचाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपने लंबा लिखा, ज़रूरी यह है कि आप
कि आंसर क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करती है। उसके बाद थ्रो एक्वेंटेंस विद द नेचर ऑफ क्वेश्चन, टॉपिक, कोटेशन व्हेन यूज मस्ट बी वेल प्लेस्ड एंड रिलेवेंट। और जो टॉपिक देते हैं आप, कोटेशन देते हैं, वो वेल प्लेस्ड हो, रिलेवेंट हो। इररिलेवेंसी को दूर रखें, क्योंकि इररिलेवेंसी आपके पेपर को बिगाड़ देती है बिल्कुल भी। उसके बाद इम्प्रेसिव फिनिश, ऐसे के लिए कंक्लूजन इम्प्रेसिव प्लस एक्सप्रेसिव लिखें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंक्लूजन लिखने के लिए क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, उसी हिसाब से अपने कंक्लूजन को पॉजिटिव नोट पर एंड करें। थैंक यू। इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ मैं दोबारा हाजिर होंगी इंशाल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।